क्या बातें चल रही हैं। आवाजें कसरत लड़के याद ही अस्तगफिरुल्लाह। कौन है ये पिछला बंदा जो पीछे बैठा है आप मैं तो आप तो वीडियो वायरल हो इसमें ये वीडियो वायरल हुई है सब को पता है कौन सी वीडियो वायरल हुई है पे बात करते हैं सर वो तो वीडियो कि आप किससे बात कर रहे हो तो आप लड़के सर बैठ के भरा हो सकता है किसी यस सर हॉस्टलाइट दोस्त से बात कर रहा हो। यस सर मैंने कौन मेरे फोन का निकाले मामला नाजुक है। मैं असल में बगैर ज्यादा एविडेंस की बात करना मेरे लिए ज्यादा खतरनाक होगा। बोतान की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक, एक दफा जरा ये ऑनलाइन वालों से पूछ लें, आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है ऑनलाइन में? ठीक है। नहीं हुआ क्या, ये भाई कहीं खड़े होकर फोन पे बात कर रहे थे शेरशाह से बाहर जाके। शेरशाह के मुकद्दस माहौल की मुकद्दस दीवार के साथ खड़े होके फोन पे जिनसे मुखालिफ से बात कर रहे हैं। इन्होंने जो आरोप लगाया ना, देखिए बात ये कि अभी इल्जाम लगाने वालों को अपना मुद्दा तो पेश करने थे ना। अच्छा जी, फोन पे ये बात कर रहे थे, लेकिन अब ये कैसे पता लगा कि ये सेम जेंडर से बात नहीं कर रहे? सर वो इसके बेस्ट फ्रेंड लगाई थी सर, वो बेस्ट फ्रेंड होते ही तो अगर इनके किसी दोस्त ने इनकी एक वीडियो बना के और उसको गलत सा टैग दे के कहीं पे डाल दिया तो उससे इनके किरदार पे तो कोई फर्क नहीं आएगा। अब इमरान खान की कोई ऑडियो वीडियो बीच में आए तो भाई दुश्मन बतेरे, हो सकता है फेक वीडियो, हो सकता है ये हो ही ना, हो सकता है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है वो डीप, हाँ नहीं डीप फेक टेक्नोलॉजी, तो शायद वो टेक्नोलॉजी हो। अगर फिजिकल गवाह मौजूद नहीं है तो मुकर जाए, वो मुकरे में मामला ही खत्म हो गया। अब इनके एक दोस्त ने वीडियो बनाई और सर उसामा तक पहुंचे, तो सोचे वो कितनी को फैली होगी कि एक टीचर तक भी पहुंच गई। तो अच्छा, आपकी वीडियो का स्टेटस किसी दोस्त ने लगाया और स्टेटस पे क्या लिखा था? चले वो जो है ना, असल में वो समझ आ गया कि एक मामले को गलत रंग देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो है ना वो मुल्जिम जो है वो निर्दोष लग रहा है। देखिए असल में एक शरीफ आदमी को भी अदालत अगर लेके जाए ना तो घबरा जरूर जाता है। तो अगर एक आदमी पे, एक मासूम आदमी पे इल्जामात की बौछार हो तो वो थोड़ा घबरा के कभी कोई बात करेगा, कभी कोई बात करेगा, कभी लड़ पड़ेगा, कभी भाग जाएगा। ठीक है, अब इसमें मतलब दोनों तरफ बातें हो सकती हैं, लेकिन मतलब जो है जब तक एक पक्का एविडेंस ना हो एक बंदे की किरदार कशी जो है, सुभान अल्लाह। तो ले जी फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। यकीन माने जितना टाइम इन सारी चीजों को हम सोचने में लगाते हैं ना, उतने टाइम में बड़ा कुछ तैयार हो सकता है। तो दूसरों को इग्नोर करें और अपनी जिंदगी जीना शुरू करें। मतलब अगर इनका दोस्त देख रहा था कि फोन पे बातें कर रहे हैं तो उसे खुश होना चाहिए था कि ये कम पढ़ सकेंगे, मैं उस टाइम पे ज्यादा पढ़ लूंगा, मैं पेपर पास कर लूंगा। ये गेम होनी चाहिए ना, ये कंपटीशन। अच्छा, जिसने वीडियो बनाई है उसके लेक्चर पढ़ने है क्योंकि वो वीडियोस बनाता है। ठीक है, तो इसका जो वीडियो देखनी चाहिए वो नहीं देखता, और जो वीडियो नाजेबा है मतलब इनकी वीडियो, उसका कैप्शन गलत है ना,
नाजेबा का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो मुनासिब नहीं है। पता नहीं आप लोग नाजेबा से क्या, भाई मेरी तो लखनऊ वाली उर्दू है तो मैं तो उसकी फिफ्थ अल्फाज बोलूंगा। हाँ, मेरे असल में दादा लखनऊ से माइग्रेटेड थे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा जो है वो हिंदी तो ये उसका कमाल है। ये जो नहीं 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 इतना मतलब इनहेरिटेंस में हिंदी थोड़ी बोलते आ रहे थे वो। लखनऊ में हिंदी नहीं है, लखनऊ प्योर उर्दू है, उर्दू का गार्ड। असल में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो है वो हमारे इलाके में केबल वाले को लगता था कि लोगों को इंग्लिश में समझ नहीं आएगा तो वहाँ हिंदी वर्जन आता था उसके दो है, एक वो हिंदी डबिंग के साथ, ये एक विशाल साहब है। अब वो मतलब उस तरह से ना, वो बंदा सोचता है ये विशाल क्या है, वो मानसिक जीवन में वो ऐसे जीवित होते हैं कि जो पता नहीं क्या कलयुग में पता नहीं क्या हो जाते हैं। तो वो इतना सुना कि वो हिंदी भी बीच में जो है ना काफी हद तक समझ आना शुरू हो गई। मुल्तान के पास एक छोटी सी तहसील है, मुल्तान के पास तो बहुत सारी तहसील है। मुल्तान, लाड़, उससे आगे कौन सा है वो, नहीं जलालपुर पीर वाला, जलालपुर है, जलालपुर पीर वाला है। ये शुजाबाद, हाँ तो शुजाबाद भी एक तहसील है, इसमें क्या परेशानी की बात है। हाँ शुजाबाद जो है वो अच्छा शहर है। ये भाई जो है ना मतलब बहुत खतरनाक बातें कर रहे हैं, ये जो है ना ये पिटवाने वाली बातें कर रहे हैं। शुजाबाद मेरा ससुराल है, वो है ना, तो इस वजह से भाई जो है ना बड़ी तहकीक करके उन्होंने कहा ये शुजाबाद जो है। अच्छा जी, अब पढ़ाई की तरफ आ जाए तो अब तो पढ़ ले। असल में ये तो जो रह गया था ये तो थोड़ा सा है, हमने तो आज स्टार्ट शुरू कर दिया इंशाल्लाह। तो पीछे जितनी कहानी है मैं फिर से पूछने की कोशिश करूंगा कि कॉबिड समझ आया। मैं फिर से एक रैंडम सैंपल उठाऊंगा, भाई कॉबिड क्या है? एक गवर्नेंस टूल है, एक फ्रेमवर्क है, क्या करता है ये? इंडस्ट्री में जो भी ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें आईटी इन्वॉल्व होती है, उसमें आईटी को कैसे इंटीग्रेट करना है, कहाँ कहाँ लेके आना है, उसको गवर्न कैसे करना है, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या सिस्टम होने चाहिए, क्या कंट्रोल होने चाहिए। बजाय इसके कि हम 10 साल लगा दें उसके बाद कहें अब हमारा सिस्टम बड़ा जबरदस्त हो गया, व्हाई नॉट कि हम बने बनाए फ्रेमवर्क को अडॉप्ट कर लें जो हर तरह के प्रोसेस। हमारी किताब में ज्यादा डिटेल नहीं है कि वो कौन कौन से प्रोसेस हैं, उनके रूल्स क्या हैं, कॉबिड के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फिर उसका लर्निंग पैटर्न क्या होता है। बस उन्होंने एक थीम बता दिया कि दुनिया में एक ये इस तरह की चीज भी एग्जिस्ट करती है जिसमें कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर आईटी या इंफॉर्मेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, तो वो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर सीए का एक कॉलेज ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहा है तो दिस इज गुड कि वो अपने हर वो प्रोसेस जिसमें आईटी इन्वॉल्व है एक दफा कॉबिड को कंसल्ट करे तो कुछ ऐसी चीजें समझ आ जाए शायद जो ये लोग अपनी फिजिकल बाउंड्री में रह के ना सोच रहे हो, और उन्होंने आईटी पे तजर्बे कर करके हमसे 10 साल पीछे कुछ ऐसा सीख लिया हो जो हमें आज फौरन से पता लगा। तो बना बनाया फ्रेमवर्क आपको थोड़ा फायदा देता है, लेकिन एक नुकसान होता है बना बनाया फ्रेमवर्क का, लर्निंग नहीं होती, आप नया नहीं सीखते, फिर आपकी अपनी जो लोकल एडजस्टमेंट है वो नहीं होती। अब लोकल यहाँ के लोगों की एक अलग नीड हो सकती है जो शायद इंग्लैंड के लोगों की नीड नहीं हो सकती। वो स्टैंडर्डाइजेशन होती है, उसमें कस्टमाइजेशन की ऑप्शन है, बट उसके लिए भी आपको फिर काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी होती है। नहीं जी, ये आप लोगों तक एक एक सफा पहुंचना शुरू हो गया जी। हाँ ये स्टैट का सफा है, एमी बीच में हल्का सा इसके ऊपर भी तबसरा कर लेंगे। क्या चीज? असल में मैंने अपने मैनेजरियल पोर्शन का आपको दिया था, ये टेक्निकली मेरा पोर्शन नहीं है, यानी कि कानूनी एतबार से मेरा पोर्शन नहीं है। हाँ नजरियाती एतबार से जो है मैं इस पोर्शन को लेके चल रहा हूँ। हाँ अच्छा, तो मैंने आगे वाले पोर्शन में से एक बोनस चैप्टर भी आपकी किताब में डाला हुआ था, तो अगर आपको वहां टीचर नोट्स दें तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, और अगर वो उधर पढ़ाएं और आपसे कहें कि आईकेप की किताब यूज कर लें, तो मैंने आईकेप की ही किताब के समराइज नोट्स बनाए हुए हैं, तो ये बोनस नोट्स हैं, यानी कि चैप्टर 13 आपके पास एड ऑन के तौर पे है। अगर आपको उधर आईकेप की किताब से दुश्वारी हो तो ये जो इन हैंडआउट्स में है, नहीं ये इतना स्टैट नहीं है, ये आज ठीक।
हाँ, असल में एग्जांपल्स और इस तरह की चीजें भी साथ साथ चल रही होती है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक आपके पास चीज पड़ी हुई है। अगर आपको आज से महीने बाद लगता है कि भाई चैप्टर 13 का एक इजियर वर्जन ये है, आप इधर कर लें। अदरवाइज अगर उनके हैंडआउट्स हो कोई, या आईकेप की किताब को उन्होंने रेफर किया हो, या वॉट एवर, चैप्टर 13 की मैं बात कर रहा हूँ, अब पता नहीं आप लोगों का अभी हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, तो वो उसमें फिर मतलब आपको कोई फ्रेमवर्क दे देंगे, ना फ्रेमवर्क दें, या आपको कहेंगे आईकेप की किताब है तो आईकेप की किताब का थोड़ा समराइज वर्जन ये है। मैंने उन्हें शुरू में बताया था, लेकिन शायद उनके जहन में ना हो, मैं एक दफा दोबारा उन्हें रिमाइंडर दे दूंगा कि सर इसके 2-3 सफे के नोट्स मैंने दिए हुए हैं। ठीक है। ठीक है, मेरे नोट्स काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये काफी हद तक आईकेप की किताब के करीब की चीज है, यानी वो आईकेप का डाटा काफी हद तक इसमें कंपाइल हुआ है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने कंपाइल करवाया होगा तो उन्होंने सेफर साइड आईकेप की मैक्सिमम चीजें वो की होंगी। आईकेप की किताब में ना उसमें रेपिटेशन है, पहले हेडिंग्स रिपीट होती हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसको फिर से पैराग्राफ में बताते हैं। मैंने उसके टेबल्स बना दिए हैं, तो एक दफा इधर से पढ़ लीजिएगा डिटेल वाली अंडरस्टैंडिंग के लिए, और बाद में जो क्रैमिंग वाली आपकी नीड है, क्योंकि वो क्रैमिंग का चैप्टर है, उसके लिए आप नोट्स की तरफ, मेरे नोट्स की तरफ आ सकते हैं। इधर आते हैं, हमारा एक टॉपिक रहता था पीछे, सर हमें भी भेज दें पीडीएफ जी। ऑनलाइन में जो हमारी किताब है ये तो ऑलरेडी शेयर हुई हुई है, बल्कि नहीं, ऑनलाइन यूजर को किताब फिजिकल तो पहुंची हुई है, तो ऑनलाइन यूजर आपके पास किताब फिजिकल मौजूद है, उसके अंदर चैप्टर 13 बोनस चैप्टर के तौर पे इंडेक्स में लिखा हुआ है कि ये एक एडिशनल चैप्टर है, वो आपके पास मौजूद है। स्टैट्स का जो चैप्टर है, अभी हम आईकेप की किताब पूरी शेयर कर देते हैं। मैंने अभी फिजिकल क्लास में स्टैट के चैप्टर के पहले 2 सफे शेयर किए हैं। आज सिर्फ हल्का सा इंट्रोडक्शन करना है स्टैट का, फिर कल हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ आएंगे, और नेक्स्ट वीक प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जी। आईटी कंट्रोल ऑडिट है जी जी, उसके अंदर आईटी कंट्रोल ऑडिट में सवाल है, 5th पॉइंट उसके अंदर देखो लिखा हुआ है कि साइक्लिक बेसिस। साइक्लिक बेसिस। देखिए आईटी ऑडिट कई तरीके से हो सकता है। एक ये है कि आप एक काम करें, हर साल एक दफा ऑडिटर को बुलाएं, कहें पूरी कंपनी का ऑडिट। एक ये है कि उनसे कहें कि भाई कंपनी में 12 फंक्शन है, हर महीने तुम लोग आओ, साइक्लिकल बेसिस पे हर महीने एक एक प्रोसेस वेरीफाई करते जाओ। तो एक महीने परचेजेस का चेक कर जाएंगे, अगले महीने सेल्स का सिस्टम चेक कर जाएंगे, उससे अगले महीने कुछ और चेक कर जाएंगे, 12 महीने गुजरेंगे, साइकिल दोबारा से रिपीट होगा, फिर अगले जनवरी में फिर से परचेजेस को देखेंगे कि साल में जो चेंजेस आई हैं उसको देख लेंगे कि कोई प्लस माइनस नहीं हुआ। हाँ, तो एक तरीका ये है, और एक ये है कि आप एक गो में ब्लॉक प्रोसेसिंग करवाएं उनसे कहें कि जी अच्छा साल में आप 2 दफा या 1 दफा आए और पूरा का पूरा ऑडिट करें जी। जितना आपने पिछला पढ़ा उसमें, कल जो हमने पढ़ा उसमें कोई बात, थोड़ी खुश्क बातें रिपीट कर रहे हैं, और चैप्टर में क्रैमिंग वाली बातें काफी सारी हैं जी। एंटरप्राइज वाइज, एंटरप्राइज कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट को। तो हम कह रहे हैं कि कॉबिड ऐसा नहीं है कि छोटी सी चीज है, कॉबिड पूरे इदारे लेवल की चीज है। यानी कि कॉबिड इज नॉट अबाउट के परचेज का जो क्लर्क है उसको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, दिस इज अबाउट के परचेज के बंदे ने क्या रूल्स फॉलो करने हैं, सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस होनी चाहिए, डायरेक्टर्स के पास क्या कंट्रोल होना चाहिए, ऊपर बड़ों के पास क्या एक्सेस होनी चाहिए। यानी कि ये पूरा एंटरप्राइज वाइड चीज है कि ये आपको सिर्फ एक छोटे फंक्शन की नहीं, नीचे से लेके ऊपर तक की सारी गवर्नेंस, सारों के अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड रूल सजेस्ट करता है। कोविड का 3rd पॉइंट, कोविड रिप्रेजेंट ये वाला, ठीक है जी। कोविड रिप्रेजेंट एन अथॉरिटेटिव, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक किसी अथॉरिटी की तरफ से एक चीज आई होती है तो हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम होता है कि यार ये तो फलाना अथॉरिटी ने इशू की है, तो ये इस अथॉरिटी की डायरेक्शन है, इस अथॉरिटी की गाइडलाइन है। तो ये एक अथॉरिटेटिव सी गाइडलाइन है, यानी कि एक बड़ी मजबूत पुख्ता किस्म की, एक मतलब काबिल भरोसा किस्म की गाइडलाइन है। अप टू डेट कंट्रोल फ्रेमवर्क है। ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि सन 1965 में उन्होंने गाइडलाइन दे दी थी और उसके बाद उन्होंने कहा बस अब रहती दुनिया तक ये चलता रहेगा, वो मुसलसल अपडेट कर रहे हैं उन गाइडलाइंस को।
ये जो अपने यूजर्स को जो इनसे कॉबिट इंप्लीमेंट करवाते हैं उनको लिंक देते हैं और वहां से वो फुल फ्लेज उसकी अपडेट्स भी लेते रहते हैं, ताकि किसी भी सिस्टम में कोई भी नया रिस्क आए, कोई भी नई चीज आए तो वो अपडेट कर देते हैं और यूजर उसको यूज कर सकते हैं। तो ये अप टू डेट है। अ सेट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो जनरली एक्सेप्टेड है, ज्यादातर इदारे जनरली जो चाहते हैं वो इसमें मौजूद है। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब है वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो तकरीबन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की नीड है, मैन्युफैक्चरिंग की नीड है, फलाना, तकरीबन सबकी जो कॉमन नीड है वो इसमें मिल जाएगी आपको। एंड अ कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दैट एनेबल्स इजी एप्लीकेशन, साथ में एक फ्री प्रोडक्ट मिलती है जो उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने की गाइडेंस आ गई और साथ में आपको ये ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप हमारी सपोर्ट चाहते हैं तो हम आके आपके प्रोसेस को स्टडी करके इसको आपके हिसाब से कस्टमाइज भी कर दें। तो वो मतलब ये पूरी दुनिया है, किताब तो बस इतना सा कह के साइड पे हो गई। तो कॉबिट का फ्रेमवर्क जो है वो अप्लाई करने के आप लाखों रुपए दे देते हैं और वो उसके बाद उसको अपडेट करने में और उसमें आपके साथ कनेक्ट करता है। जी एक मिनट, वो भाई कुछ नहीं, कॉबिट इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो असल में कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो दुनिया में अच्छे टाइम पे उन्होंने नाम बना लिया होता है। फिर एक जनरल नाम होता है फ्रेमवर्क का, जैसे ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटिटी रिसोर्स प्लानिंग, ये एक ओवरऑल थीम है, एक फ्रेमवर्क है। ये थीम क्या है कि इदारे की सारे फंक्शन आपस में बड़े अच्छे तरीके से इंटरकनेक्टेड हो यूजिंग IT। इस थीम के ऊपर अलग अलग कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स दे दिए। ओरेकल एक कंपनी है, उसने अपनी एक प्रोडक्ट दे दी ओरेकल। SAP स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर्स का ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपनी प्रोडक्ट दे दी। तो कॉबिट थीम है अलग अलग प्रोसेस से रिलेटेड। अब लोग क्या करेंगे, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आएगी वो उस थीम को पकड़ेगी और उनसे कहेगी कि ठीक है जी आपके प्रोसेसेस आप अपडेट मुझे दें, मैं आपका फ्रंट एंड बनता हूं और वो फ्रंट एंड पे जाके फॉर एग्जांपल स्कैन को आके कहेंगे हम आपको कॉबिट इंप्लीमेंट करके देंगे। तो कहेंगे इसमें क्या साइंस है, वो तो हम वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, पैसे देंगे हमें एक्सेस मिल जाएगी। तुमने कहा जी वहां देख के समझ आ गया तो बस आपका कमाल है। तो ये मीडिएटर बन जाते हैं, उसके लाइसेंस होल्डर बन जाते हैं और फिर वो उस लाइसेंस की वजह से उन्हें पता होता है कि इस इदारे की क्या नीड है, इस इदारे की नीड उस फ्रेमवर्क को कस्टमाइज करके इनको अप्लाई करके दे देते हैं और दरमियान में अपना अच्छा भला हैंडसम शेयर ले लेते हैं। हमारी अक्सर CA ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की सर्विसेज दे रही है। ओरेकल की इम्प्लीमेंटेशन, SAP की इम्प्लीमेंटेशन, मुख्तलिफ तरह के अच्छे सिस्टम्स की इम्प्लीमेंटेशन ये करके दे रहे हैं। बनाया हुआ हमने कुछ नहीं होता, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, क्लाइंट की नीड समझते हैं, उसके हिसाब से टेलर करके उनको दे देते हैं। जैसे ही मतलब फॉर एग्जांपल एक ये कहे हमने ऑनलाइन क्लास शुरू करनी है, तो एक बंदा आए कहे अच्छा ठीक है जी आपका इतना बजट होना चाहिए, मैं आपको सारा सेटअप करके देता हूँ। अब वो कहेगा जी आप गो टू वेबिनार का लाइसेंस मैं आपको दिला देता हूँ। गो टू वेबिनार उसने थोड़ी बनाया है जो आया है, लेकिन उसको ये पता है कि ये वाला लाइसेंस हमारी नीड को कवर करेगा। तो सम टाइम मिडल मैन आके एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट आपको आपके हिसाब से सेट करके दे देते हैं और इसी चीज के वो पैसे ले रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि आपकी नीड क्या है, उसको पता है कि आपको कितना खर्च करना चाहिए और कंपनी वालों को उतना नहीं पता होता। तो ये इस तरह की स्टैंडर्डाइजेशन रादर देन कि हम 10 साल खुद से सोचते रहें, टकरे मारें, आहिस्ता 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 ग्रो करें। शुरू के साल हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं स्पेशलिस्ट पे, स्पेशलिस्ट आए हमारा सिस्टम अच्छी तरीके से बना के दे दे, उसके बाद हम IT को सोचना छोड़ दें और हम अपने काम पे फोकस करना शुरू करें। तो ऑर्गेनाइजेशंस पे फॉर दैट। जी आप कुछ कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे जी बिल्कुल। असल में IT के स्टैंडर्ड तो हर तरह के स्टैंडर्ड है ना, कॉबिट सिर्फ कंट्रोल से रिलेटेड है। हाँ देखिए IT के जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है वो आपको मुख्तलिफ तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करें। इवन के IT के सिस्टम कितने होने चाहिए आपके पास, वो बड़ी जेनेरिक बात हो गई। कॉबिट फ्रेमवर्क है प्रोसेसेस का, मैंने आपको बताया ना हमारी किताब में बड़ा कम लिखा हुआ है, इसमें 32 प्रोसेस होते हैं। यानी यूं समझे कि ये फिर स्पेसिफिक है कि अच्छा जी परचेज से रिलेटेड IT के कंट्रोल्स, सेल से रिलेटेड IT कंट्रोल। हाँ तो ये यानी कि ये प्योरली एप्लीकेशन कंट्रोल्स है और ये एंटिटी वाइड है, यानी कि इसमें गवर्नेंस की ऑप्शन भी मौजूद है। तो यूं समझे कि एक खास किस्म के एडवांस IT के स्टैंडर्ड्स हैं कॉबिट। जी जी जब हम अप्लाई करवाएंगे हम सिलेक्टेड प्रोसेस पे भी कर सकते हैं, सब पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक प्रोसेस इन सब अप्लाई करवा दिया ना तो दूसरा प्रोसेस किसी और करवाएंगे, क्योंकि इन्होंने को कनेक्ट किया होगा, परचेज को स्टोर से कनेक्ट किया होगा।
तो अगर मैंने परचेज का सिस्टम लगाया है और स्टोर का मैं किसी और से सिस्टम लगवाऊंगा, वो आपस में आउट हो जाए। अब वही बात है कि इतना इस लेवल पे इन्होंने बताया, लिखा इतना सा है, गहराई काफी है, और पेपर में उन्होंने फिर पूछना सीधा है, तो ये बड़ा जुल्म है सर। ठीक है जी, खुद सीख के फिर आगे सर्विसेज है इंशाल्लाह। अल्लाह करे आप लोगों को ये बातें समझ आ रही हो, पता नहीं। चलें आगे। छोटी सी डिस्कशन यहाँ की हमारी रहती है, बहुत ही छोटी सी, और फिर हमने स्टार्ट में एंटर होना है इंशाल्लाह। जब आप इतनी जल्दी मायूस हो जाते हैं ना और इतने ठंडे हो जाते हैं, आपने कहा था सही बात। धनिया भी आपने बोला। किस लिए बोला? हाँ ये बता रहा हूँ, सिखा में बोला था वो बात है। ठीक है खत्म जी। डाटा, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा क्या है? हमारे कॉलेज में डाटा क्या है? स्टूडेंट्स, उनके रिकॉर्ड, उनके नाम, उनकी फीस, उनका सारा हिसाब किताब। फेसबुक का डाटा क्या है? टीचर्स की सैलरीज लो फौरन से, जो है ना। जी क्या हुआ? फेसबुक का डाटा क्या है? अकाउंट की डिटेल, पिक्चर्स, वीडियोस, पोस्ट, रिएक्शंस के रिकॉर्ड्स, कमेंट्स के रिकॉर्ड्स, एड्स की प्रेफरेंसेस। तो ये सारी चीजें कहाँ रखते होंगे? ये तो आपस में टकरा जाती होंगी भाई। जिस भी कमरे में इनको रखते होंगे, ये तो एक दूसरे से वीडियो तस्वीरों से मिल जाते होंगे, वॉइस जो है वो वीडियो में घुस जाती होगी। तो इनको अलग अलग रखने के लिए क्या जंजीरें बांधते होंगे, क्या करते होंगे? अलग अलग डब्बों में रखते होंगे। एक वर्चुअल दुनिया में वर्चुअल बॉक्सेस क्रिएट किए हैं। वर्चुअल बॉक्सेस में वर्चुअल डाटा फेंका हुआ है। उन वर्चुअल बॉक्सेस के इर्द गिर्द वर्चुअल दीवारें खड़ी हैं, वो एक दूसरे से टकरा नहीं सकते, एक दूसरे की परमिशन के बगैर एक दूसरे को छू तक नहीं सकते। और ये आपने प्रोग्रामिंग करनी, यानी कि अब ये सारा कुछ है, जैसे कॉलेज के अंदर फिजिकली कुर्सियां रखनी है, मेज रखनी है, सारा कुछ रखना है, वैसे ही यू नीड डाटा वेयर हाउस। जैसे इन्वेंट्री वेयर हाउस होता है ना, जूतों का वेयर हाउस होता है, कपड़ों का वेयर हाउस होता है, तो इसी तरह से हमें डाटा के वेयर हाउसेस चाहिए। डाटा के वेयर हाउसेस में जो छोटे छोटे डाटा के कंपोनेंट होते हैं, डाटा मार्ट्स होते हैं, डाटा के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जिनको आप रख रहे होते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में और आईटी में डाटा और डाटा की वेयर हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप एक सोशल मीडिया रन कर रहे हैं और आपके पास स्पेस खत्म हो गई है, तो गेम ओवर है। अगर यहाँ पे हम हर लेक्चर की वीडियो रिकॉर्ड करें, हमारे पास हार्ड डिस्क इतनी ना हो जिसमें सारे लेक्चर स्टोर हो सके, तो खत्म है, फिर हम क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे? तो हमारे पास हार्डवेयर भी उस तरह का कैपेबल होना चाहिए। फिर हमें समझ आना चाहिए कि हमारी डाटा की नीड क्या है, फिर हमें डाटा को डिफरेंट चंक्स में स्टोर करना चाहिए, उनको अच्छे लॉजिकल वे में रखना चाहिए, और इस तरह से कि जरूरत पड़ने पे जब हम दोबारा एक्सेस करें तो ढूंढना ना पड़े। जैसे अक्सर आप वो नहीं ढूंढ रहे होते कि वो सर ने महीने पहले एक हैंडआउट दिया था, उसमें बड़ी जबरदस्त काम की बात थी, वो कभी भी नहीं मिल रहा होता, ठीक है, लेकिन एक बहुत अच्छा बच्चा जो कि फोल्डर्स बना के रखता है, अरेंज करके रखता है, उसको मिल जाता है। तो आईटी के अंदर भी अगर आपने रफली डाटा फेंका, यानी अगर आपकी डेस्कटॉप ओपन हो और उसमें नई फाइल रखने की जगह ना हो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतनी फाइल पड़ी हुई है, और आप समझते हो कि सबसे सेफ जगह के डेस्कटॉप पे चीज फेंक दो, याद रहेगी, और दोबारा आपको याद भी नहीं होता कि दूसरी वाली लाइन में कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई है। तो डाटा को अगर स्टोर करते हुए इंटेलिजेंट तरीके से नहीं काम करेंगे तो काम खराब होगा। एक कॉन्सेप्ट होता है GIGO, गार्बेज इन गार्बेज, कहते हैं कचरा डालोगे कचरा निकलेगा। आईटी को जितना इनडिसेंट वे में हैंडल करेंगे आईटी आपके साथ, उतना ही इनडिसेंट सलूक करेगी। तो मतलब इट टेक्स ओनली 10 सेकेंड, आपने इंटरनेट पे एक फाइल पे क्लिक किया, डाउनलोड हुआ, वो फौरन से आपसे कहता है कौन सी लोकेशन, आप क्या हो यार, क्या डेस्कटॉप ठग करके वो किया। उस टाइम पे शायद आपको 10 सेकंड लगेंगे रेलेवेंट फोल्डर बताने का, लेकिन वो इस वक्त के 10 सेकंड से उसके बाद अगले 5-4 साल तक जब भी आप उस फाइल को यूज करेंगे, आप हमेशा एक ऑर्गेनाइज जगह में जाकर उसको यूज कर रहे होंगे। तो दिस इज मच इंपॉर्टेंट कि आप इंटेलिजेंटली आईटी को प्लान करें, आईटी को ऑर्गेनाइज वे में लेके चलें, अपने डाटा को अच्छे तरीके से चलाएं। अब ये चीजें हम पर्सनल लेवल पे करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अपने पूरे डाटा के साथ इस तरह से करते हैं। तो हमारी किताब में बताना चाह रही है कि डाटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम का आपस में क्या ताल्लुक है, और फिर डाटा वेयर हाउस और डाटा के मार्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट है,
तो बस कुछ जार्गन है उसको तेजी से पढ़ते चले जाएंगे। बात मोटी सी है, लेकिन अंग्रेजी इनकी देख लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि जी हमें तो नहीं आता। बिजनेसेस कलेक्ट अ ग्रेट डील ऑफ डाटा, रॉ होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड फैक्ट होते हैं दैट कैन बी मूव्ड एंड स्टोर्ड इन देयर डेली ऑपरेशन। बिजनेसेस हर वक्त हर दिन बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल में हर तरह का रिकॉर्ड आ रहा होता है, कॉलेज में हर तरह का रिकॉर्ड आ रहा होता है। मैंने फेसबुक की इसलिए एग्जांपल दी कि आप सबसे ज्यादा दिन का टाइम वहां पे गुजारते हैं, तो चलें ठीक है, सॉरी, आप इंस्टा और वो व्हाट्सएप पे गुजारते हैं, सॉरी मैं भूल गया था। ठीक है, ट्विटर पे भी हैं आप लोग, ठीक है, मतलब आप लोग बस खैर टाइम जरा ज्यादा होता है। तो ये सारी जगह पे डाटा कलेक्ट हो रहा है हर वक्त। Only through well-designed IT system and computer this data can be processed into meaningful and useful information. जब आपके एक कंप्यूटर में स्टोर करते वक्त की एहतियात आपकी जिंदगी आसान कर देगी, तो जो इतनी बड़ी दुनिया चली डाटा पे रही है, फेसबुक की दुनिया ही डाटा के ऊपर है, हवा में चल रहा है। वो डाटा को अगर स्टोर सही से नहीं करेंगे, फेसबुक पे इतना डाटा आया कि दुनिया के स्टैंडर्ड्स ही खत्म हो गए वो समझाने वाले कि डाटा को स्टोर कैसे करना है। डाटा को स्टोर करने के जितने भी स्टैंडर्ड थे, वो जिस अमाउंट के डाटा को बताते थे, फेसबुक को उससे 30 टाइम्स ज्यादा बड़ा डाटा आ गया। और इतना बड़ा डाटा आया कि उन्होंने कहा सोचेंगे बाद में, पहले स्टोर करते जाते हैं। पुराने जमाने के फिजिकल स्ट्रक्चर पे वापस आए, बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क जिसमें नीचे पहिए लगे हुए होते हैं, और फैक्ट्री टाइप की चीज में उनकी ऐसे रैक्स बने हुए होते हैं, और रैक्स में हार्ड डिस्क लगी हुई होती हैं, हार्ड डिस्क के अंदर माइक्रोचिप्स लगी हुई होती हैं। और इस वक्त वो बस स्टोरेज बढ़ाई जा रहे हैं, साथ साथ सोच रहे हैं, जब तक वो सोचते हैं कि कैसे हैंडल करें, तब तक इतना डाटा और आ गया होता है कि वो उसमें फिर उसको क्लाउड पे ले जाते हैं, फिर लेयर्स दे देते हैं। एक ही हार्ड डिस्क में एक ही डाटा की 6-7 लेयर्स चल रही होती हैं, और वो उन लेयर्स का आपस में टकराव भी नहीं हो रहा होता। फिर थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट आता है, फिर कोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। ये जो अभी हम लोग भी प्रोसेसर की बात करते हैं, इसमें भी डिफरेंट कोर्स चल रहे होते हैं, डिफरेंट तरह के इसमें थ्रेड्स चल रहे होते हैं। तो इतना ज्यादा डाटा, दुनिया को उसके पे बड़ा काम करना पड़ेगा। कभी वैसे मूड हो तो गूगल पे सर्च कीजिएगा कि फेसबुक डाटा कैसे स्टोर करता है, तो आपको नजर आएगा कि वो पागल हुए पड़े इस वक्त डाटा को लेकर। लेकिन मजे की बात है कि वो डाटा उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर कमा के दे रहा है, तो वो उनके लिए कीमती भी पड़ा है। तो अगर ये सोचने में उन्होंने महीना लगा दिया कि कैसे डाटा स्टोर करेंगे, तो वो कितने 100 बिलियन डॉलर का नुकसान कर देंगे, तो वो सोच नहीं रहे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ली हुई हैं, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेजेस लिए हुए हैं, और बस वहां डाटा फेंकी जा रहे हैं। वर्चुअल सारी कहानियां खत्म हो गई हैं, फिजिकल हार्ड डिस्कों पे शिफ्ट हो गए, बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क, मतलब ये जितनी ये दीवार यहाँ से वहां तक है, तो इतना बड़ा एक रैक होता है, और उस रैक में कम से कम कोई 3-4 हजार तरह के छोटे छोटे यूनिट्स लगे हुए होते हैं। हर यूनिट अलग स्टोर कर होता है, और उसमें व्हील्स लगे हुए होते हैं, और व्हील्स के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, और फिर वो वर्चुअली बाकी सबसे कनेक्ट होकर इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। दिस इज द गेम ऑफ डाटा। जाहिर है, असल में इतने बड़े डाटा में सिक्योरिटी भी बहुत बड़े लेवल की चाहिए। तो हमारी किताब हमें इस तरह की कुछ बातें बताना चाह रही है कि ओनली थ्रू वेल डिजाइन आईटी सिस्टम और कंप्यूटर दिस डाटा कैन बी प्रोसेस इनटू मीनिंगफुल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। वन सच फॉर्म ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन इज डेटाबेस। बिजनेस की इस तरह की इंफॉर्मेशन में से एक इंफॉर्मेशन को डेटाबेस कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम होता है जो कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करता है डाटा। आप कहते हैं ना, फाइल्स का डाटाबेस, फॉर्म्स का डाटाबेस, स्टूडेंट्स का डाटाबेस। डाटाबेस एक पूरे ग्रुप ऑफ डाटा को जो ऑर्गेनाइज वे में स्टोर हुआ होता है उसे कहते हैं। अब ये मतलब इस टॉपिक में 2-3 वर्ड्स हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन है जो आपने बस जहन में रखनी है, बाकी जनरल डिस्कशन है। यूजिंग सॉफ्टवेयर कॉल्ड अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टाइप का सॉफ्टवेयर यू कैन क्विकली एंड इजीली एंटर, स्टोर, ऑर्गेनाइज, सेलेक्ट एंड रिट्रीव डाटा इन अ डेटाबेस। टेक्निकली कैंपस इनसाइट इज अ डेटाबेस, जहां पे बच्चों का डाटा स्टोर है, लेक्चर्स का डाटा स्टोर है, एडमिशंस का डाटा स्टोर है, और ये उन सारी चीजों को इनपुट, आउटपुट, रिट्रीव और प्रोसेस कर रहे होते हैं। एमएस एक्सेस भी एक मतलब डाटाबेस को रिकॉर्ड, मतलब एक छोटे लेवल पे डाटा को स्टोर करने का एक टूल है। तो डाटाबेस एक ऐसे सॉफ्टवेयर, एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें बहुत सारा डाटा है, और जो उसको चला रहा है या उसको सही से हैंडल कर रहा है वो डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस आर एट द कोर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। उनका डाटा तो जान है, और नीचे जो भी लिखेंगे वो बस एग्जांपल्स हैं, बस एक दफा पढ़ लेनी है। तो डेटाबेसेस कोर है किसी भी बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल कस्टमर डेटाबेस में नेम, एड्रेस, पेमेंट मेथड, प्रोडक्ट, ऑर्डर प्राइस, ऑर्डर हिस्ट्री, सिमिलर डाटा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मेनी डिपार्टमेंट। आपके पास अगर ये इन्फॉर्मेशन हो कि कितने कितने लोगों ने आपसे क्या क्या प्रोडक्ट कब कब खरीदी है, किस तरह से, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे टेस्ट वाले डिपार्टमेंट को डाटा चाहिए एडमिशंस का, रिकवरी वाले डिपार्टमेंट को चाहिए, वीडियो अपलोड वालों को चाहिए, किताबें भेजने वालों को चाहिए। एक अच्छा डाटाबेस होगा, सब फायदे में रहेंगे।
मार्केटिंग कैन ट्रैक न्यू ऑर्डर्स, मार्केटिंग नए ऑर्डर्स को उस डेटाबेस से ट्रैक कर सकते हैं। सेल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से रिपीट कस्टमर्स हैं, कौन से कस्टमर्स को ज्यादा सेल होती है, उनके ऊपर ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, उनको गिफ्ट भेज सकते हैं, उनके साथ मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, जी आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप जो है वो हमारे लॉयल कस्टमर हैं, आपको हम एक खास इवेंट पे चाय पे बुला रहे हैं, आपके लिए हमने फलाना गिफ्ट भेजा। ऑपरेशंस यूज ऑर्डर इन्फॉर्मेशन टू ऑब्टेन इन्वेंट्री, ऑपरेशंस वालों को उस डेटाबेस से पता लग जाता है ऑर्डर कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से इन्वेंट्री, फाइनेंशियल उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं, यानी कि डेटाबेस के बगैर इदारे बेकार है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डेटाबेस। डेटा वेयरहाउस combines many databases across whole company in one central data warehouse। अब एक बड़ी चीज को कहेंगे जिसमें एक कंपनी की इतने सारे डेटाबेसेस एक जगह स्टोर है, तो हम कहेंगे कि इनका पूरा डाटा का वेयरहाउस है यहाँ, तो इनके पास इनका हर तरह का डेटाबेस इस जगह पे इकट्ठा है। With this, managers can easily access and share data across enterprise to get a broad view rather than small piece of information। rather than सिर्फ एडमिशन का डाटा हो, सिर्फ अटेंडेंस का डाटा हो, फलाना हो, या तो वो सारी चीजें इकट्ठी होगी एक एग्जेक्टिव के सामने नजर आ रही हो। तो टेक्निकली वो डाटा वेयर हाउस पे बैठा है, वो उसके सामने जो है वो पूरी दुनिया है, उसको दिखा थोड़ी इंफॉर्मेशन रहे, लेकिन जितना ड्रिल करना चाहेगा वो ड्रिल करता चला जाएगा। डेटा वेयरहाउस में सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम डेटाबेस, मेंटेन द डाटा इन वेयरहाउस एंड प्रोवाइड डाटा टू यूजर। यानी कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो मुख्तलिफ डेटाबेस से डाटा पकड़ के और एक सेंट्रल जगह पे उसको फेंकते जाएं और उसको मीनिंगफुल वे में अरेंज करते जाएं। They can analyze data much faster than transaction processing system। transaction processing system तो बेचारा वन वे था ना, कि बस डाटा फेंक रहा होता था, वो इंटेलिजेंट नहीं था। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा वेयर हाउसेज, ये थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं, ये डाटा को जरा अच्छे तरीके से ब्लॉक्स बना के उनके ऊपर लेबल लगा के उनको सही सही खानों में स्टोर करते हैं। डेटा वेयर हाउस में कई डेटा मार्ट्स हो सकते हैं। अब डाटा मार्ट का मतलब डाटा वेयर हाउस बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, किसी खास चीज का डाटा, स्टूडेंट्स के नाम का डाटा, ये एक डाटा मार्ट, स्टूडेंट की फीस का डाटा, ये डाटा मार्ट है। स्टूडेंट्स का कॉलेज में एडमिशन का पूरा डेटाबेस के अंदर ये 4-5 डाटा मार्ट है, और ये 4-5 तरह की डेटाबेसेस मिलके डाटा वेयर हाउस बन जाएंगे। तो डाटा वेयर हाउस सबसे ऊपर हो गया, उसके अंदर अलग अलग डेटाबेसेस हैं, और डेटाबेस के अंदर डाटा मार्ट्स का कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे सी यूनिट्स, जैसे सुपरमार्केट में सेक्शंस बनाए हुए होते हैं उस तरह से सेक्शंस। तो अब ये वर्चुअली सारी बातें बता रहे हैं क्योंकि ये फिजिकल नहीं हो रहा सारा काम। Special subset of data warehouse that each deals with particular area or department. Companies use data warehouse to gather, secure, and analyzing data for many purposes, including customer relationship management, fraud detection, and product line analysis. Companies data warehouses को use करते हैं, इससे data मिलता है, analyze करते हैं, समझते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं, फ्रॉड्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कब कितने ऑर्डर आए थे, कौन से महीने में ऑर्डर आता है, हमें दिसंबर के करीब क्या होता है, जून में सेल्स का क्या मामला होता है। जितने अच्छे इंटेलिजेंट तरीके से आप अपने डाटा की माइनिंग करेंगे, माइनिंग का मतलब होता है आप उसको कितना खोदेंगे, आप उसके अंदर कितना ड्रिल कर सकते हैं, उतना ही बेहतर तरीके से आप डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक बड़ा खूबसूरत पार्ट होता है डेटाबेस। किताब ने डेटाबेस के ऊपर एक तबसरा किया और मैंने उस तबसरे को कुछ ज्यादा ही तशरीही अंदाज में पेश किया। उम्मीद है मैंने आप लोगों को थोड़ा कम बोर किया होगा। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, ये तो हमारा कल रह गया था। ठीक है जी, स्टैट्स। आपको ऐसे क्यों लगा कि मैं मशवरा ले रहा हूँ कि हमें शुरू करना चाहिए या नहीं? भाई कल आप लोगों ने मुझे वो कहा था कि नहीं सर वो अगले दिन पे डाल देंगे जो थोड़ा सा पोर्शन था, तो वो थोड़ा सा पोर्शन आप कल आए थे 12:30 तो पढ़ाया तो कम ही था ना। अच्छा खैर, अगेन पता बात ये है कि स्टैट्स का उतना बेसिक जो आपको मोटा मोटा आता है, और बजाय इसके कि हम उसको आगे डालें और आप फिर जो है वो बार बार यही गिनते रह जाएं कि वो 17-18 सफ़े, 20 सफ़े, 25 सफ़े हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा सा करके मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को इन 2 दिनों में मुका दें और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को नेक्स्ट वीक। और कहेंगे ये क्या होता है, ये बताऊंगा तो टॉपिक शुरू हो जाएगा। क्या बात है, ओए मैं जो है ना मतलब जो है छा गया हूँ। अच्छा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इंतहाई गैर जरूरी चैप्टर,
मतलब मेरे पास इससे ज्यादा अच्छे अल्फाज नहीं है, मतलब इंतहाई इल प्लान जगह पे पड़ा हुआ है। इधर इसका ताल्लुक कोई नहीं था, चलो ताल्लुक था तो जो ऐड की है यहाँ उसका ताल्लुक नहीं था जी। नहीं तो अभी जो हमने डाटा मार्ट को जाके समझना शुरू कर दिया था, मतलब फाइनेंशियल और मैनेजरियल एनालिसिस के अंदर हम डाटा मार्ट के अंदर जो है, शुक्र है बाइनरी डिजिट और वो कोडिंग नहीं समझाती, वरना मोर्स कोड भी समझ रहे होते कि अच्छा जी पहले ये कोड होता था, फिर इस तरह से होता था, फिर उस तरह से होता था। ठीक है, तो खैर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमने इस सब्जेक्ट में क्या समझा अभी तक? ओवरऑल ये जो आपका पूरा सब्जेक्ट है ये क्या बता रहा है आपको? ये दो बातें बता रहा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस को समझना और फिर उसको मैनेज करना। उस मैनेज करने के लिए आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करनी होगी, कुछ ऑप्शंस लेने होंगे, जी प्राइस बढ़ा दो, फलाना ऐसे कर दो, ये एथिकल डिसीजन ले लो, ये इस तरह से कर लो, एनवायरनमेंट को देख लो, फलाना इंडस्ट्री में घुस जाओ। तो आपको सबसे पहले देखना होता है डाटा क्या कहता है और उसके मुताबिक फिर आपने मुख्तलिफ तरह के डिसीजंस लेने होते हैं। फाइनेंस वाली साइड भी आपको यही बताती है कि आप एक डाटा देखते हैं, डाटा की बेस पे अंदाजा लगाते हैं कि ये काम मेरे लिए वायबल है या नहीं है। बजटिंग आपको ये बताता है कि ठीक है जी हम अगली दफा का हमारा बजट क्या बन सकेगा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकेगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको ये बता रहा होता है कि अगर हम अगले 5-6 साल के ऊपर एक प्रोडक्ट को सोच रहे हैं, एक प्रोजेक्ट को सोच रहे हैं, तो क्या वो वर्थ इट है या नहीं है। तो ये टेक्निकली ये पेपर आपकी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो इसलिए उनको लगा कि स्टैट के अंदर जहां डिसीजन मेकिंग आती है हम उसका तड़का ऐड कर दें। लेकिन स्टैट में अगर आपने जब आपने क्यूएम पढ़ी थी तो आपको मैथ और स्टैट में से स्टैट थोड़ी सी अजीब सी लगी थी। तो जब आपने स्टैट पढ़ी तो स्टैट में आपको एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन लगा था, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फिर उसके अंदर एंड पे जब काई स्क्वायर और ये वो हुआ तो आपको बहुत बुरे लगे थे। ऐसे ही है, वो पढ़ना है हमने। इनको पता है कि वहां बच्चे छोड़ देते हैं। वो असल में बात ये है कि अगर तो दिल से समझे जाए तो वो बड़ी मजे की बात है। आई पर्सनली बिलीव कि उसका इस सब्जेक्ट से ज्यादा रिलेशन नहीं बनता, लेकिन टॉपिक मजे का। गेम समझ आ जाए तो आप अपने जो अहद के बाकी लोग हैं उनसे बहुत आगे चले जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे यार ये अजीब सी साइंस होती है, हमने रट्टा मारा हुआ, दुआ करो पेपर में सवाल उस तरह का आ जाए जिस तरह का रट्टा मारा, हम रट्टे की तरफ जाएंगे नहीं। मैं आपको 4-5 स्टेप्स बताऊंगा, आपने हर सवाल में वो 4-5 स्टेप एक एक करके लगा देने, सवाल खुद ही हल होते चला जाएगा। कैलकुलेटर की आपको बहुत ही थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी एक टेबल की, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वही टेबल जो आपका जी जो बुक के पीछे होता था। तो चले इसी बहाने जरा आपको टेबल भी देखना आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेटर पे निकालने का तरीका भी हम देख लेंगे। नहीं तो कुछ खास परसेंटेज होती है, 5%, 1% और 10%, जो ज्यादा यूज होती हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए। हम उनकी अलग अलग वैल्यूज का एक छोटा सा वो मैं आपको टेबल दे दूंगा। अगर आपको बहुत ही कोई अजीब सा लग रहा है तो वो आप 6-7 टोटल फिगर दोगे, आपने रट्टा मार लिया। लेकिन ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, और इस वीक हमने क्या पढ़ना है, तो ये क्या बोला होती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। पहला मेरा एक सवाल आपसे ये है कि व्हाई स्टैट्स, ये स्टैट है क्या और स्टैट की हमारी जिंदगी में क्या फायदियत है जी। आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं स्टैट्स की मदद से, फोरकास्ट कर सकते हैं, मतलब पिछले डाटा की बेस पे आप आगे देख सकते हैं। मतलब स्टैट है क्या, स्टैट क्या है? भाई मैं कहता हूँ फलाना चीज के स्टैट्स क्या है, व्हाट इज स्टैट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टैट्स हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली लेके आ सकती है। स्टैट्स क्या, वैल्यूज, नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा। स्टैट्स आर बिखरी हुई इंफॉर्मेशन। हमारे इर्द गिर्द दुनिया में इंफॉर्मेशन, इस कमरे में इस वक्त हजारों तरह की इंफॉर्मेशन है। तादाद में कुछ कुर्सियां हैं, उन कुर्सियों का एक खास रंग है, उन कुर्सियों की एक खास हाइट है, उन कुर्सियों की खास एज है,
उन कुर्सियों के खास क्वालिटी है, उन कुर्सियों की एक खास वजन है, मतलब एक कुर्सी के अंदर ही आपको इतने सारे स्टैट्स मिल रहे हैं, एक खास नंबर ऑफ एसी लगे हुए हैं, एक खास तरह के टनेज है हर किसी के, फिर एक खास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनका एक खास जेंडर है, एक ही जेंडर है खैर, ठीक है, उनमें से कुछ के ग्लासेस हैं, कुछ के ग्लासेस नहीं है, कुछ दाढ़ी वाले हैं, कुछ दाढ़ी वाले नहीं है, कुछ पढ़ने वाले हैं और ज्यादातर वो नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ पढ़ने वाले भी हैं, ठीक है, कुछ लाहौर के हैं, कुछ बाहर के हैं, तो मतलब स्टैट इज ऑल अराउंड अस, स्टैट इज डाटा, डाटा और बहुत सारा डाटा, हमें हर तरफ मुख्तलिफ स्टैट्स, डाटा, न्यूमेरिकल, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और हम उसको देखते रहते हैं। अब अगर हमें ये डाटा संभालना आ जाए, हैंडल करना आ जाए, तो इस डाटा को अगर हम स्टोर करके जरा इसको इस खास तरीके से सेट कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें, तो ये पहला यूज है स्टैट का, ये बेसिक वर्जन है इस हफ्ते जो हम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद अगली चीज ये है कि आप उस डाटा की बेस पे एनालिसिस करें, आगे फ्यूचर को अंदाजा लगाने की कोशिश करें, ये मैं काम करूं या ना करूं, यूं करने में बेहतरी होगी या नहीं होगी। तो शायद स्टैट की पहली फॉर्म ये है कि कॉलेज ये रिकॉर्ड रखे कि उनके पास कितने बच्चे मौजूद हैं, उनका डाटा, और अगला फॉर्म ये है कि कॉलेज आज असेस करे कि अगले सेशन में हमारे पास कितने बच्चे एक्सपेक्टेड हैं, कौन सी क्लास का, इस वक्त बैठ के सोचें कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कौन सी क्लास के 2 बैच होने चाहिए, कौन सी क्लास के लिए कौन सा कमरा अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर आपको डाटा से खेलना आ जाए तो स्टैट्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डाटा को खेलती है, डाटा से खेलती है। डाटा ज्यादातर आपके जहन में न्यूमेरिकल होता है, बट स्टैट्स सम टाइम क्वालिटेटिव डाटा को भी देखती है। तो थोड़ा सा स्टैट्स पे समझ आ रहा है। तो स्टैट्स इज अबाउट डाटा, स्टैट्स इज अबाउट फैक्ट्स, ट्रेंड्स, इन्फो, इन्फो कहना भी शायद इतना मुनासिब नहीं है, इन्फो प्रोसेस डाटा होता है, ठीक है, डिफरेंट फिगर्स, नंबर्स, मुख्तलिफ चीजें इस तरह की, ये सारी की सारी जो है वो स्टैट्स में कवर हो। देन स्टैट्स में मैं जो बात कर रहा था कि दो तरह की स्टैट्स ज्यादा कॉमन है, एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक को हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से निकला, डिस्क्रिप्टिव मतलब जो डिस्क्राइब कर रहा होगा, वो टूल्स एंड टेक्निक्स जो डाटा को डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जांपल आप डाटा को फ्रीक्वेंसी टेबल में स्टोर कर दें, याद है क्यों वाली बात है, वो लाइंस लगी हुई हैं, ऐसे टेढ़ी लाइन बनाई, आपने डाटा को वो किया, तो डाटा को आपने टेबल में स्टोर कर लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ले आए, डाटा की एवरेजेस निकाल ली, डाटा की रेंजेस निकाल ली, डाटा की वेटेज एवरेज निकाल ली, डाटा के इंडेक्सेस निकाल लिए, डाटा के ग्राफ चार्ट बना दिए, सेंट्रल टेंडेंसी निकाल ली, वेरिएंस निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। तो ये डाटा और डाटा के साथ जो ये खेल है जिससे आप उस पर अलग अलग फॉर्म में उसे प्रेजेंट करते हैं, ये वाली स्टैटिस्टिक्स कहलाती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें दिमाग इस्तेमाल नहीं करना होता, इसमें खास पैटर्न पे चीजों को ऑर्गेनाइज कर देना होता है, डिस्क्रिप्टिव। तो दूसरी है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंस ड्रॉ करना। शायद आपने कभी सुना होगा कि एक बंदा टॉक शो में कहता है जी आपकी बात से मैं ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहा हूं। इन्फ्रेंस का मतलब होता है नतीजा निकालना, कुछ कंक्लूड करना, कुछ समझना। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ये है कि मैं आज आपका डाटा पकड़ूं और उसकी बेस पे एनालाइज करूं आगे क्या होगा, या मैं एक पॉपुलेशन है जिसमें 100 चीजें और मैं उनमें से 10 पकड़ूं और 10 के ऊपर तजर्बा करूं और देखूं कि पूरी पॉपुलेशन पे क्या हालात है। ये पॉपुलेशन और सैंपल समझ आता है, एक पूरी पॉपुलेशन है, मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसमें 10,000 यूनिट बनते हैं और हमने सैंपल पे उसमें से 100 यूनिट उठा के देखने और सैंपल की बेस पे हमने बताना है कि इस कंपनी का फॉल्ट रेट, डिफेक्शन रेट या क्या निकलेगा। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आप एक डाटा की बेस पे किसी और डाटा को एनालाइज करते हैं, वो टेक्निक्स जो एक डिसीजन मेकर को, यहाँ डिसीजन मेकर इंपॉर्टेंट है, उधर तो सिर्फ स्टोरेज हो रहा था, डिसीजन मेकर एक कंक्लूजन पे पहुंच सके किसी लार्जर डाटा सेट के बारे में, यानी पॉपुलेशन के बारे में, बेस्ड ऑन सैंपल ऑफ डाटा। अब जब हम डाटा की बात करते हैं तो दो तरह के वेरिएबल्स हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। इन वेरिएबल्स को मेजर करना है, यानी अब इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने हैं तो सबसे पहले मैंने डाटा को मेजर करना है। मैं कहूंगा इस कमरे में कुछ कुर्सियां हैं, ये मजे का डाटा नहीं है। इस कमरे में 222 कुर्सियां, ये मजे का, बड़े अच्छे रंग की कुर्सी है, नहीं,
ब्लू रंग के कक्ष। इसका मतलब है कि डाटा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से स्टोर हो, डाटा की पहचान हो और मुझे डाटा को मैयर करना हो। अब ब्लू भी एक मेजरमेंट है, रंग की एक खास किस्म है, और 222 भी एक मेजरमेंट है। तो 222 न्यूमेरिकल मेजरमेंट है और ब्लू क्वालिटेटिव। ठीक है, तो एक क्वालिटेटिव है और एक क्वांटिटेटिव। तो मेजर करने के 4 टिपिकल स्केल हैं, बस उन स्केल का जिक्र करते हैं और मामला खत्म करते हैं। सिर्फ ये 4 स्केल। नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल ये क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्वालिटेटिव क्या था बोला? मुझे कोई से 10 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स बताते हैं जी ऑनलाइन। हाइट, एज, मटेरियल, क्या टाइप ऑफ मटेरियल, कलर, टेस्ट नहीं, वेट न्यूमेरिकल है, रिलीजन, इंटेलिजेंस अनलेस कि हम उसको आईक्यू के क्वेश्चन में मेजर करें, और ब्रांड, हंगर, लव, कास्ट, एंगर। ठीक है, अलग अलग हमारे पास आ रहे हैं। लव 2 दफा आ गया, ठीक है, 2 अलग अलग बच्चों ने वो लिखा था जी। और एग्रेशन, सिटी, बिहेवियर क्वालिटेटिव है। न्यूमेरिकल में जो कोई 10 एग्जांपल देते हैं। एरिया, हाइट, वेट, लेंथ, मैस, डायमीटर, रुपए, सरकमफेरेंस, टेम्परेचर, यूरो, डॉलर, वॉल्यूम, ईटीसी, टाइम। टाइम तकरीबन सेमी है, ये न्यूमेरिकल भी है और वो मतलब थोड़ा क्वालिटेटिव भी है। परसेंटेज, यस। डायमीटर, बेहतरीन। तो अब आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव समझ आता है। अब 2 हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को मेजर करने के तरीके देखेंगे और 2 क्वांटिटेटिव को, और हमारे पास 6 मिनट बाकी है। 1:10 तक हम पढ़ते हैं, आपको पता है। अच्छा, nominal scale can be used only to measurement observations of a qualitative variable that can only be classified into different categories according to some quality characteristic. जहां order of categories is not meaningful, मतलब आप ये नहीं कह रहे कि ये अच्छा और ये बुरा, आप कह देते हैं ये मर्द, ये औरत, ये ब्लू, ये रेड। आप ये नहीं कह रहे कि ये बेहतर, ये पहले बाद में। मतलब अगर मैं कहूँ 4 रंग हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से नहीं है। यानी मैं उसमें कोई प्रेफरेंसेस नहीं बता रहा। अब ये क्वालिटेटिव है लेकिन इसमें कंपैरिजन नहीं है, तो ये नॉमिनल है। इसमें मैं किसी किस्म का उसे कंपेयर नहीं कर रहा किसी और से। एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने, जेंडर, ब्रांड ऑफ कार, कलर ऑफ कार, डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं कहूँ इसका इस तरह का डिजाइन है, उसका उस तरह का डिजाइन है। मैंने ये नहीं कहा इसका ज्यादा बेहतर डिजाइन है, उसका हल्का डिजाइन है। ज्यादा हल्का नहीं बोला, ज्यादा नीला रंग और कम नीला रंग नहीं बोला, ये कंपैरिजन का स्केल बन जाएगा। ये नहीं है। नॉमिनल स्केल इज नीला रंग, पीला रंग, फलाना रंग, फलाना। हाँ हाँ, ये नहीं कि अब हम उसमें को ये कंपैरिजन नहीं है, बस हम एक क्वालिटी बता रहे हैं बस। अगर हमने इस तरह की कंपैरिजन टाइप की चीज करनी है और है क्वालिटेटिव डाटा, तो फिर हमें अगले स्केल की तरफ जाना पड़ेगा, दैट इज ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है? नॉमिनल स्केल की तरह से ही होता है, लेकिन आप एक क्वालिटेटिव इसके अंदर एक अचानक से पेन दागे में फर्क कर देगा, कोई मसला नहीं। सामने लिखा तो आ रहा है ना, चल पड़ा। नॉमिनल स्केल की तरह है, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल को तो वो करता है, लेकिन आप डाटा को असाइन कर देते हैं प्रेफरेंसेस। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा के यार मेरे पास 3 कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं, लेवल 1 एम्प्लॉय, लेवल 2 एम्प्लॉय, लेवल 3 एम्प्लॉय। अब तीनों एम्प्लॉय हैं, लेकिन एक लेवल 1 एम्प्लॉय है, एक लेवल 2 एम्प्लॉय और एक लेवल 3। तो उसने न्यूमेरिक उसके साथ अटैच कर दी, ये पता लग गया कि लेवल 1 वाला सबसे ऊपर है।
अब लेवल 1 और लेवल 2 के दरमियान फर्क कितना है ये नहीं पता, मतलब हमें ये नहीं पता कि नंबरों में कितना फर्क है। बस ये है कि ये अभी भी क्वालिटेटिव है, लेकिन अब प्रेफरेंस सेट हो गई कि ये ये बड़ा एम्प्लॉय है, ये हल्का एम्प्लॉय है और ये उससे हल्का एम्प्लॉय है। हम कहते हैं जी ये कैटेगरी ए फर्म है, ये बी फर्म है, ये फलाना फर्म है, ये फलाना फर्म है, ये एफिलिएट है, ये फेलो है, ये फलाना है। हम क्या करते हैं, हम क्वालिटेटिव में स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं कि इसी क्वालिटी के अंदर ये एक स्टेप पीछे, ये दरमियान का और ये आगे। यानी हम कह सकते हैं जी हमारे पास 3 हाइट के बच्चे हैं, 3 तरह की हाइट्स के बच्चे हैं, सबसे बड़ी बहुत बड़ी हाइट के, दरमियानी हाइट के और छोटी हाइट के। अब बड़े, सबसे बड़े और दरमियाने में कितना फासला है ये नहीं पता, वो क्वांटिफाई नहीं हुआ हुआ। क्वांटिफाई सिर्फ इस हद तक हुआ है कि पहचान हो सके कि ये सबसे बड़ा। इसका मतलब है ये है क्वालिटेटिव, बट इसमें कंपैरिजन है। ऊपर वाला क्वालिटेटिव था लेकिन उसमें डिफरेंस समझ आ रहा है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। इंटरवल स्केल, अब ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है और इसमें आप क्या कर रहे होते हैं कि आप डिफरेंसेस बता रहे होते हैं और न्यूमेरिकली डिफरेंस बता रहे होते हैं। यानी कि अब आप एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स की तरफ आ रहे होंगे। मेजरमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स एंड मीनिंग इज गिवन टू डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट्स, यानी कि न्यूमेरिक स्केल्स हैं जिसमें हमें न सिर्फ ऑर्डर पता है बल्कि हमें डिफरेंसेस भी पता है। मैं कहूंगा ये बच्चे ने 72 नंबर लिए और ये बच्चे ने 60 नंबर लिए। अब ये आपको पता लग गया कि वो नंबर 1 पे है और ये नंबर 2 पे है, और अब ये भी पता है कि नंबर 1 और नंबर 2 के दरमियान फासला कितना है। ठीक है, ये बच्चा 5 फुट 6 इंच है और ये बच्चा 5 फुट 10 इंच है। अब न्यूमेरिकल है और इंटरवल स्केल मैंने बताया। मैं कहूँ इन दोनों बच्चों में हाइट का फर्क जो है वो 3 से 4 इंच का है। ये बच्चा ज्यादा हाइट का है, ये बच्चा कम हाइट का है। इन बच्चों में एफएससी के मार्क्स में 20 नंबर का फर्क है, इसके इतने 100 इतने हैं और उसके उतने 100 इतने हैं। अब ना सिर्फ ये न्यूमेरिक है बल्कि इसमें एक न्यूमेरिक से दूसरे न्यूमेरिक के दरमियान का फर्क हर यूजर पढ़ के एब्सोल्युटली मेजर कर सकता है। जब मैंने कहा था ना बहुत बड़ी हाइट और दरमियानी हाइट, तो कोई वो नहीं था। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के एम्प्लॉय में ये नहीं पता था कि साल का फर्क है, कितने साल का फर्क है, एज का फर्क है, तजर्बे का फर्क है, क्या फर्क है। वो क्वालिटेटिव था, क्वालिटेटिव में न्यूमेरिकली नहीं बताया जा रहा था। तो इंटरवल स्केल में क्या है कि न्यूमेरिकल वेरिएबल और एग्जांपल दिया, डिफरेंसेस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट डेज, एवरी चेंज इन अ सिंगल डिग्री। हम कहते हैं जी कल की निस्बत आज 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है, कल 32 डिग्री सेंटीग्रेड था, आज 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप उसको न्यूमेरिकली भी बता रहे हैं और उन दोनों के दरमियान, हाँ अगर पीछे वाले में होता तो मैं कहता आज ज्यादा गर्मी है और कल कम गर्मी थी। अभी ज्यादा और कम से ये पता लग गया कि आज वाला ऊपर है और कल वाला नीचे है, लेकिन कितना ऊपर कितना नीचे नहीं पता लगा। तो फिर जब आपको कितना ऊपर नीचे को एग्जैक्टली क्वांटिफाई करना होता है, यू यूज इंटरवल स्केल। और अगर आपने कंपैरिजन नहीं देना, आपने जस्ट उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है कि हाँ भाई ये चीज इतनी है, आज इतनी गर्मी है, ये चीज इतना है, इस बच्चे की हाइट इतनी है, इस बच्चे के नंबर इतने हैं। तो अगर आपने बिल्कुल ही एब्सोल्यूट बात करनी है, कोई कंपैरिजन नहीं करना, तो आप रेशियो स्केल को यूज कर रहे होते हैं। रेशियो स्केल नॉर्मली 2 तरह से मेजर होती है, या आप एक एब्सोल्यूट वैल्यू को कर देते हैं या आप परसेंटेजेस में कंपेयर करते हैं। यानी आप कहते हैं इस बच्चे के 72% नंबर है, इसके 71% नंबर है, इसके इतने परसेंट नंबर है। अब नंबर 1100 से लिए हो या 800 से लिए हो, आप उनको कंपेयर ही परसेंटेज की बेस पे कर रहे हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप कहेंगे हाँ जी ये इस तरह से। तो यहाँ 0 भी एक नंबर है। अगर मैं कहूंगा इस बच्चे ने 0 नंबर लिए हैं तो उसने कुछ नंबर लिए हैं। अब वो कितने नंबर है? 0। वो 0 का मतलब ये है कि उसने एक खास तादाद में नंबर लिए हैं और वो तादाद है 0। तो 0 भी ना एक वो हिंसा है, यानी कि वो बाइनरी नंबर में उसने स्टोर तो होना है, वो खाली नहीं है, वो ब्लैंक नहीं है, वो 0 है। ठीक है, बात समझ आई? 1-10 हो गया, आप लोग परेशान हो ही रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो असल में ये नीचे वाले दोनों में कंपैरिजन आसान है। ठीक है, बस ये है कि हम जब कंपेयर करना होता है तो हम डायरेक्टली कहते हैं इन दोनों में इतने का फासला है, तो फिर वो स्केल इंटरवल बन जाएगा कि इतने का फासला और रेशो जिस तरह। अच्छा, ऑनलाइन के लोग पहले 2 सफे आपके स्टैट के 1.5 सफा है स्टैट के चैप्टर का, वो ग्रुप में हम शेयर कर देंगे या शेयर हो गया होगा गालबंद।
वो आप लोगों ने बस उसको देखना है तेजी से। जी जी, नॉमिनल जो बस सिर्फ आप क्वालिटी में मैयर कर रहे हैं।